तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज का सेशन होने वाला है सीयूईटी इंग्लिश 2024 के एक और नए टॉपिक पे, एंड दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वर्बल एबिलिटी का पूरा सेक्शन जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स जो रह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जो वर्बल एबिलिटी में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। मेक श्योर कि आप सारी की सारी वीडियोस को जरूर देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों देखो, फिगर ऑफ स्पीच की जब बात आती है तो फिगर ऑफ स्पीच किसको कहा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच के कई सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच को हम लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं। लिखते रहना, आप लोग नोट्स बनाते रहना। लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच को हम पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं। तो नाम इसका चाहे कोई भी हो, लिटरेरी डिवाइस हो, पोएटिक डिवाइस हो, काम इसका सेम ही रहने वाला है ना। अब लिटरेरी डिवाइस इसलिए क्योंकि भाई लिटरेरी डिवाइस जो है वो लिटरेचर में यूज किया जाता है, और लिटरेरी वर्ड जो है वो लिटरेचर से ही निकल के आता है। पोएटिक डिवाइस भी इसलिए क्योंकि भाई पोम की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और पोएट जो है वो इस डिवाइस को यूज कर रहा है। ज्यादातर पोम्स के अंदर ही लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस यूज होते हैं, तो इसलिए ऐसा बोला गया है। तो इसका काम क्या होता है, मकसद क्या होता है। इसका मकसद होता है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को, चाहे वो कोई पोम हो या कोई प्रोस हो या कोई ड्रामा हो, कुछ भी हो, उसको थोड़ा क्रिएटिव टच देना, कुछ ऐसा यू नो टच देना जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो हम फिगर ऑफ स्पीच को इस पर्पज से यूज करते हैं। लेकिन हमारा काम अभी क्या है, हमें पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच कौन से होते हैं और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का काम क्या होता है। तो वैसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, बट आपके क्लास ट्वेल्थ के पेपर के अंदर जो भी फिगर ऑफ स्पीचेस पूछे गए थे, और क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के अंदर जो भी फिगर ऑफ स्पीचेस थे, उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ निकल के आएंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको मेन इनका मतलब पता होना चाहिए। मतलब पता होगा तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सीयूईटी के अंदर तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिमली। सबसे पहले नंबर पे मैं लिख देता हूं सिमली, ठीक है। देखो, मैं समझा रहा हूं, लिखने का काम तुम खुद करोगे। नोट्स अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे बनाओ, क्योंकि इससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चाहे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, जैसे समझना चाहते हो वैसे समझो। सिमली दोस्तों यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। सिमली का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए। जब हम दो चीजों की तुलना एक दूसरे से करते हैं, जैसे ए की तुलना बी से हम कर रहे हैं। ए कुछ भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, एक थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ए की तुलना बी से कर रहे हैं, और वो तुलना जो है वो लाइक और एज की मदद से की जा रही है, लाइक या एज की मदद से तुलना की जा रही है, तो उसको सिमली कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, ही इज ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। क्या बोला मैंने, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। तो यहां पे मैंने ही का कंपैरिजन किससे किया, ही मान लेते हैं ए है और ये बी है, इन दोनों का कंपैरिजन एक दूसरे से किया, ठीक। और इस्तेमाल किसका किया, एज का किया। तो जब एज और लाइक इसकी मदद से कंपैरिजन किया जाता है तो उसी को सिमिली कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपके पोम में कहीं पे भी लिटरेचर के किसी टेक्स्ट में इस तरीके से कंपैरिजन हो रहा होगा, तो आपको सिमिली उसको करेक्ट मानना है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है। जैसे कि मेटाफर की बात हो रही है यहाँ, मेटाफर भी किसके लिए यूज होता है, मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है, ठीक। यहाँ पे भी ए का कंपैरिजन बी से ही किया जाएगा, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन जो किया जाता है वो विदाउट एज लाइक किया जाता है। विदाउट एज एंड लाइक, मतलब जब जो दो चीजों की तुलना बिना एज और लाइक के की जाती है तो उसको मेटाफर कहा जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ बोला ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन था। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं लिख दूं, इसी जगह पे मैं लिख दूं कि ही इज अ लायन, क्या लिख दूं, ही इज अ लायन, तो बताओ, ये जो ही इज अ लायन है ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब तीसरे पे आ जाते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है, तीसरा दोस्तों हमारा है एलिट्रेशन। तीसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन दोस्तों क्या होता है, एलिट्रेशन होता है जब हमारे इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं, ठीक है। रिपीटिशन लिख देता हूं मैं, रिपीटिशन ऑफ
इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहा जाता है ये पता होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है दोस्तों व्यंजन के साउंड को। व्यंजन क्या होता है, जैसे क ख ग घ। स्वर क्या होता है, जो हिंदी की मात्राएं होती हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो व्यंजन होता है, व्यंजन का साउंड होता है। और हमें साउंड को देखना है, लेटर को नहीं देखना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे से अंधाधुन करते हैं कि भाई शुरू के दो लेटर्स जो हैं वो अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमने उसे एलिट्रेशन मान लिया। लेकिन कई बार दो लेटर तो रिपीट हो रहे होते हैं, दो वर्ड के सेम, लेकिन वहां पे साउंड सेम रिपीट नहीं हो रहा होता, तो उसको हम एलिट्रेशन नहीं मानते। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को अभी दे दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा शिवैल्रिक सर्टेनिटी। क्या लिखा, शिवैल्रिक सर्टेनिटी। ये आन जेनिफर्स टाइगर में यूज हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी पोम। चिवैलरिक में श का साउंड आ रहा है और सर्टेनिटी में स का साउंड आ रहा है, और ये दोनों साउंड एक दूसरे से अलग है, तो इसको एलिट्रेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन उसी जगह मैंने लिखा क्लीन क्लोथ्स। मैंने लिखा क्लीन क्लोथ्स, जो कि कीपिंग क्वाइट में यूज हुआ है। तो क्लीन और क्लोथ्स इन दोनों में का साउंड आ रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, इसको हम मान के चलेंगे दोस्तों एलिट्रेशन। समझ में आ गई बात। चलो इसको नोट कर लेना। एलिट्रेशन के बाद अगले पे आ जाते हैं। अगला है दोस्तों रेपिटेशन। अब रेपिटेशन किसे कहते हैं, देखो एलिट्रेशन के अंदर हमारा जो इनिशियल साउंड है दो वर्ड्स का या दो से ज्यादा वर्ड का, वो रिपीट होता है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है शुरू में जो आ रहा होता है वर्ड के। लेकिन रेपिटेशन का मतलब होता है, रेपिटेशन का वर्ड होता है व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड। जब कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है जब उसको रिपीट किया जा रहा है तो उसको रेपिटेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फार फार अवे। फार फार अवे, तो यहाँ पे रिपीट हो गया फार और फार, तो ये रिपीटिशन माना जाएगा। समझ में आ गई बात। तो फार फार अवे इसमें हम रिपीटिशन मानेंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। इनफैक्ट एक स्टेंजा में पहली लाइन में एक वर्ड आया और दूसरी में भी एक वर्ड आया, तो उसको भी रिपीटिशन मान के ही चलेंगे। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला अगला दोस्तों है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का क्या कहा जाता है, ऑक्सीमोरन होता है व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। मतलब जब दो अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं उनको एक साथ यूज किया जाता है तो उसको ऑक्सीमोरन कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा स्वीट बिटर, यहीं पे। तो ये हमारा ऑक्सीमोरन है, क्योंकि स्वीट का मतलब मीठा होता है और बिटर का मतलब कड़वा होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं जिनका सेंस एक दूसरे से अपोजिट है। जैसे 11th क्लास में लिखा एक पोम थी फोटोग्राफ, उसमें लिखा था लेबर्ड ईज। तो लेबर्ड का मतलब होता है विद डिफिकल्टी और ईज का मतलब होता है समथिंग दैट इज इजी। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीमोरन कहा जाता है, ठीक है। फिर अगले पे आ जाते हैं। ऑक्सीमोरन के बाद ऑक्सीमोरन के बाद दोस्तों अगले पे आ जाते हैं, दैट इज पन। पन किसे कहते हैं, पन कहते हैं जब किसी एक वर्ड का दो मीनिंग्स होते हैं तो उसको पन कहा जाता है, ठीक है। व्हेन अ सिंगल वर्ड व्हेन अ सिंगल वर्ड कन्वेज टू मीनिंग। जब वो दो मीनिंग्स कन्वे करता है तो उसको हम पन कहते हैं। जैसे कि कीपिंग क्वाइट पोम के अंदर हमारा एक वर्ड यूज हो रहा है आर्म्स, क्लास 12th के अंदर। तो आर्म्स के दो मीनिंग होते हैं। एक आर्म का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ हैंड, आर्म, और दूसरा वेपन्स को कहा जाता है आर्म, ठीक है। वेपन्स मतलब हथियार की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये दो मीनिंग्स है। वहां पे पॉइंट कहता है कि भाई डोंट मूव योर आर्म्स, मतलब ना तो हमें आर्म्स मूव करने हैं और हाथों से अपनी बाहों से लड़ना है, ना ही हमें वेपन्स का इस्तेमाल करना है। मतलब जो पीस है उसको हमें मेंटेन करना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आर्म्स के दो मीनिंग यूज किए गए हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे कुछ फिगर ऑफ स्पीच हुए। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी काफी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मीनिंग क्या होता है समझते हैं। एपिथेट हम कहते हैं एडजेक्टिव को। एपिथेट किसको कहते हैं, एडजेक्टिव को कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी एक नाउन को डिस्क्राइब करना, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा अ गुड मैन। तो यहाँ पे नाउन है मैन और उसको डिस्क्राइब कर रहा है गुड, जो कि एक एडजेक्टिव है।
तो भाई मैन से पहले गुड लग रहा है ना, हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट ये कहता है कि, ट्रांसफर्ड एपिथेट ये कहता है कि the adjective is transferred, the adjective is transferred to another position, किसी दूसरी पोजीशन पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी एडजेक्टिव जब किसी नाउन के साथ यूज हो रहा है लेकिन वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिख देता हूं, मैंने यहां पे लिखा हंग्री आईज। अगर मैं हंग्री आईज लिखता हूं तो हंग्री आईज थोड़ी ना है, हंग्री तो इंसान है ना, हंग्री इंसान है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ और लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए रियल फेस। अब रियल फेस की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ फेस रियल नहीं होता, या रियल एक पर्सनालिटी होती है बंदे की। तो जो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है जिन वर्ड्स के साथ, वो उनको डिस्क्राइब नहीं कर रहा बल्कि वो पूरे के पूरे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये फेस यूज हो रहा है, ये आईज यूज हो रहा है, तो इसमें भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है, वो भी मैं लिखवा देता हूं, तो भी नोट कर लेना। उसे हम कहते हैं साइलेंट डॉग। क्या कहते हैं, साइलेंट डॉग। साइलेंट डॉग किसे कहा जाता है, साइलेंट डॉग उसको कहा जाता है जब कोई एक वर्ड किसी भी पूरी बॉडी के कोई एक बॉडी का जो पार्ट है वो उस पूरी बॉडी को डिस्क्राइब करता है, तो उसको साइलेंट डॉग कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे देख लो। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब्स या रेफर्स टू द होल बॉडी। अब बॉडी का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, या मतलब किसी भी चीज की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पिछले वाले में ही हंग्री आइज मैंने लिखा था। अब यहाँ पे हंग्री आइज जो है, इसमें आइज जो है वो बॉडी का पार्ट है इंसान की, सिर्फ एक, है ना, लेकिन वो पूरे के पूरे इंसान को, ह्यूमन को, मैन को रेफर कर रहा है। ऐसे ही मैंने लिखा रियल फेस, तो रियल फेस में फेस भी अगेन उस मैन को रेफर कर रहा है। ठीक है, जैसे कई बार बोल दिया जाता है हैव यू गॉट व्हील्स, हैव यू गॉट न्यू व्हील्स, तो इंसान के पास पहिए थोड़ी ना आ जाएंगे। तो ये पूछा जा रहा है, ये व्हील जो है ये रेफर किया जा रहा है कार को, कि भाई क्या तुमने कोई नई कार ली है। तो व्हील कार का एक हिस्सा है खाली, लेकिन वो पूरी की पूरी कार को रेफर कर रहा है, तो इसको हम साइन डॉग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाइन्थ नंबर पे। दोस्तों नाइन्थ नंबर पे आता है आपका पर्सोनिफिकेशन। ठीक, पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं जब आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल या प्लांट, किसी भी चीज के अंदर कोई ह्यूमन क्वालिटी जो है उसको रेफर करते हो, कोई ह्यूमन क्वालिटी जो है वो डालते हो। ठीक है, मतलब उसे पर्सोनिफाई करते हो। देखो इसमें वर्ड भी आ रहा है पर्सन, मतलब किसी भी मैन की कोई क्वालिटी है, किसी भी व्यक्ति की, इंसान की कोई क्वालिटी है जो नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सबको दी जा रही है। ठीक है, व्हेन वी personify a non-living thing, comma, an animal or a plant। ठीक, जैसे माई मदर एट 66 पोम जो है उसके अंदर वहां पे लिखा होता है ट्रीज स्प्रिंटिंग। पोएट जो है वो कहती है कि जब वो कार के बाहर देखती है तो जो ट्रीज है वो रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो ट्रीज दौड़ते नहीं है, वो मोशनलेस होते हैं, बट स्प्रिंटिंग करते हुए मतलब रनिंग करते हुए उनको दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरीके से जब आर्न जेनिफर्स टाइगर वाले पोम की बात होती है तो वहां पे टाइगर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे चिवैलरिक सर्टेनिटी। तो वहां पे सर्टेनिटी कॉन्फिडेंस को रेफर करता है, और शिवैलरिक जो है वो नाइटहुड को रेफर करता है। नाइटहुड मतलब जैसे योद्धाओं का जो वे होता है। ठीक है,
तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स ऐसी क्वालिटीज को रेफर करते हैं जो इंसानों की होती हैं, लेकिन ये दिखाई किस में जा रही है, टाइगर में दिखाई जा रही है, एक एनिमल में दिखाई जा रही है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम पर्सोनिफिकेशन मान के चलेंगे। ठीक है, तो कई सारे फिगर ऑफ स्पीच अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ बता देता हूँ, मेरे माइंड से भी स्किप हो रहे हैं कि भाई कौन से और फिगर ऑफ स्पीच थे। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं एक बार रेफर देख लेता हूँ। ठीक है, फिगर, हाँ ये रहा, और समझा देता हूँ, याद नहीं आ रहा माइंड, हाँ एक ये रहा। दोस्तों एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम कहते हैं एंटीथीसिस। क्या कहते हैं, 10th नंबर पे है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या क्या करता है, दो अपोजिट आइडियाज एक साथ यूज हो रहे होते हैं। क्या यूज हो रहा होता है, दो अपोजिट आइडियाज एक साथ यूज हो रहे होते हैं। ऑक्सीमोरन में मैंने बताया जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एंटीथीसिस में क्या होता है, दो अपोजिट आइडियाज एक साथ यूज हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 10th क्लास की एक पोम है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है फायर एंड आइस। तो वहां पे बात ये हो रही है कि भाई दुनिया का अंत किससे होगा, या तो फायर से होगा या आइस से होगा। तो ये पूरे दो अपोजिट आइडियाज की बात हो रही है कि या तो फायर से या आइस से। तो दोनों आइडियाज एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ गई बात, तो एंटीथेसिस इसको कहा जाता है। फिर इसके अलावा आ जाते हैं हम, और कोई इंपॉर्टेंट, हाँ आयरनी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयरनी। दोस्तों आयरनी किसे कहा जाता है, ठीक है, आयरनी कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट मतलब कोई बात जैसी बोली जा रही है उससे बिल्कुल अपोजिट है, कोई सिचुएशन जैसी दिखाई जा रही है उससे बिल्कुल ही अपोजिट है, तो उसको आयरनी कहा जाता है। जैसे माय मदर एट 66 पोम के अंदर लास्ट में जो पोएट है वो क्या करती है, स्माइल करती है कि ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन रियलिटी में तो वो दुखी होती है, हालांकि वो स्माइल कर रही थी बट वो रियलिटी में क्या होती है, दुखी होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे उसकी जो स्माइल है उसमें आयरनी है ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें आयरनी है। क्यों, क्योंकि वो स्माइल कर तो रही है बट वो एक्चुअली में दुखी है। ठीक है, जैसे टाइगर ऑफ किंग, सॉरी टाइगर ऑफ किंग बोल रहा हूँ, टाइगर किंग जो है उसके अंदर लास्ट में जो टाइगर किंग है उसकी डेथ एक वुडन टाइगर से होती है, जबकि प्रिडिक्शन ये हुई थी कि उसकी मौत टाइगर से होगी। तो ये भी आयरॉनिकली हुआ कि भाई उसकी मौत एक असली टाइगर से नहीं हुई बल्कि एक नकली टाइगर से हुई। ऐसे साहिब आलम के नाम में आयरनी है। साहिब आलम का मतलब होता है लॉस्ट स्प्रिंग में पार्ट 1 में लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट वो एक रैक पिकर होता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा आयरनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ओनोमोटोपिया। दैट इज ओनोमोटोपिया, ध्यान से समझना, फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ओनोमेटोपिया। ओनोमोटोपिया जो है वो रेफर करता है साउंड, साउंड ऑफ समथिंग। कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा किसी भी चीज का जो साउंड है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा इंग्लिश वर्ड उसको दिया गया है साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे अब बी के साउंड की अगर हम बात करें, आपने ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर जब पढ़ा होगा तो जाना होगा, वहां पे बी के साउंड को हम क्या कहते हैं, बज कहते हैं। क्या कहते हैं, बज। अब आप बोलोगे अगर बज, बज बोलता हूं मैं, बज, लास्ट में जो ज आ रहा है ये एग्जैक्टली जो बी का साउंड है वही होता है। तो जब कोई वर्ड किसी एक्चुअल साउंड को ही डिनोट कर रहा है कि मतलब वो वर्ड बोलने पे भी वही साउंड क्रिएट हो रहा है जो एग्जैक्टली वैसे क्रिएट होता है किसी एनिमल के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, तो उसको ओनोमेटोपिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। इसके अलावा आ जाते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट अगर दे रखी है तो मेरे हिसाब से बच्चों ये जो इतनी मैंने अभी बताई हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो बहुत सारी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उनको कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए आज मैं इतना ही आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच में करा रहा हूं, और बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस सेशंस भी लूंगा। और सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशंस है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेशन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है,
तो मेक श्योर अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और मेरा सीयूईटी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। उससे फायदा ये होगा कि कोई भी डाउट तुम मेरे से पूछ सकते हो, या कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो मैं वहां पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक सीयूईटी का ग्रुप जो है उसको ज्वाइन नहीं करा है, तो आप सीयूईटी का ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। बाकी बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।